आज की जीवन शैली में इतना कुछ हो रहा है और उसके साथ ही ओवर थिंकिंग इंसान की बढ़ती जा रही है। आधे से ज्यादा व्यक्ति अपनी ऊर्जा भूतकाल के सोचने में बताया था, हाय राम ऐसा न करता तो वैसा होता, ऐसा न करता तो वैसा होता, या फिर भविष्य में ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा करूं, ऐसा हो जाए तो मैं वैसा करूं। इस पूरी उपापोह में उसको जो स्वर्णिम काल मिला है, यानी कि उसका वर्तमान, उसको खोजना। किसी भी व्यवस्था का आपस में तारतम्य होना, भावनात्मक जुड़ाव होना, ये हमेशा सफलता का मूलता है। तो कई बार मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है, मैं घर में जाती हूँ, घर में भी करना पड़ता है, बाहर भी करना पड़ता है, वो ये नहीं करते, वो ये नहीं करते, वो सब करते हैं, आपको करवाना आना। ओवर थिंकर बेसिकली नेगेटिव एनर्जी का सोर्स होता है, नेगेटिव एनर्जी से भरा होता है। तो वो उसके शरीर पर, उसके मन पर, उसके व्यवहार पर, उसके स्वभाव पर, हर चीज पर इसका असर पड़ता है। पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, तो इसमें ऊर्जा है। इस ऊर्जा को जब जब आप परिश्रम में बिताएंगे, कुछ श्रम करेंगे, तो आप मानसिक रूप से सबल होंगे। और जब आप मानसिक रूप से सबल होंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना और क्या नहीं। ज्यादा सोचना सामान्य है, मगर जब यह सोच अधिक होने लगे तो समझ लीजिए ये अवसाद बन गया है। इस अवसाद को हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। अगर मैं ये करती तो अच्छा होता, इस बात को ऐसे कहती तो अच्छा होता, इन सब चीज़ों से हम सोचने की प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं, जिसका निष्कर्ष कुछ निकल नहीं पाता है। अगर निकलता भी है तो क्या? कंफ्यूजन। और ये कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग, इन सब से हो जाती है हमें टेंशन। तो आइए, आज हमारा दूसरा पॉडकास्ट ओवर थिंकिंग पर ही होगा। नमस्कार, मैं साक्षी यादव और हमारे पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ ओवर थिंकिंग के विषय पर बात करने के लिए हैं हम सभी के चहेते प्रमोद जी। नमस्कार प्रमोद जी। आज हमारे मोटिवेशन टू ऑल प्लेटफॉर्म की मदद से हम अपने सभी व्यूअर्स को ओवर थिंकिंग, जो एक विकराल समस्या है, उसके बारे में बताना चाहते हैं। आज की जीवन शैली में इतना कुछ हो रहा है और उसके साथ ही ओवर थिंकिंग इंसान की बढ़ती जा रही है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि ओवर थिंकिंग है क्या? क्या सामान्य सोचना ओवर थिंकिंग है या कितना सोचना ओवर थिंकिंग है? जी, ओवर थिंकिंग मैं देख रहा हूं आजकल हर वर्ग के व्यक्ति में है। मुझे ऐसा लगता है कि ओवर थिंकिंग नकारात्मक सोच से भी आगे बढ़ करके, जैसे आपकी सोच होती है ना, नकारात्मक हो जाए तो उसको लोग सर्वसामान्य रूप से कहते हैं कि ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो। मैं इसको ओवर थिंकिंग विचारों की, भावनाओं की अधिकता को भी ओवर थिंकिंग की श्रेणी में लेता हूं। ओवर थिंकिंग एक मेडिकल साइंस में जाएंगे तो एक तरह का मानसिक अवसाद है, रोग है। वहां पर उसका कोई इलाज मुझे दिखता नहीं, क्योंकि यही एक रोग ऐसा है जिसकी आज तक कोई दवाई बनी नहीं है। अब दवाई नहीं बनी है तो कैसे इलाज संभव है? मेरी दृष्टि में ओवर थिंकिंग का जो इलाज है वो आध्यात्म में है। आध्यात्म कैसे है, इसको मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताता हूं। एक बड़े अच्छे संत हुए, आश्रम में रहना, भजन करना, आसपास की बस्तियों के लोग उनसे जुड़े ही रहते थे। तो ऐसे ही कृषक परिवार में रहने वाला एक नौजवान जो नौकरी की तलाश में था, उसका कोई बहुत आध्यात्म में रुचि नहीं थी, वो ओवर थिंकिंग का शिकार था, नौकरी को लेकर के, परिवार को लेकर के। तो
एक दिन शाम के समय उसको लगा कि बाबा का परीक्षण भी हो जाएगा और मेरी जो द्वंद्व है मन में वो भी दूर हो जाएगा कि मैं कैसे निजात पाऊं इससे। शाम के समय वो आश्रम में गया और संत वहाँ बैठे थे शाम के समय, तो उनसे पूछा कि स्वामी जी, मैं ओवर थिंकिंग का शिकार हूँ और मैं बहुत डिप्रेशन में रहता हूँ, मैं भावनात्मक रूप से बहुत ही असुरक्षित महसूस करता हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है मैं क्या करूँ। मैं बहुत अधिक सोचता हूँ और इतना सोचता हूँ कि उसका कोई अंत नहीं है और मुझे अब जीवन में निराशा होने लगी है, मैं क्या करूँ। तो संत चूंकि आध्यात्मिक रूप से पुष्ट होते हैं तो ज्यादा कहने से अच्छा है वो संकेतों के माध्यम से बताते हैं। तो अंदर गए अपनी कुटिया में, वहां से एक छोटा सा, आपने सुना होगा, एक वो होता है एक मखाने का दाना। अब वो अपनी कुटिया में गए, कुटिया में जाने के बाद में वहां से एक मखाना छोटा सा दाना होता है वो लेके आए। उन्होंने कहा कि इसमें कितना वजन होगा? तो उसने कहा कि इसमें तो बहुत वजन नहीं है, मैं क्या बताऊं इसकी, वो इसमें तो बहुत कुछ है ही नहीं। तो बोले ठीक है, तो आप इसको लीजिए, अपने हाथ पे लेके खड़े हो जाइए। कितनी देर आप खड़े हो सकते हैं? कुछ नहीं, आधे घंटे, 1 घंटे, कितनी भी देर खड़े हो सकते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 दिन। अभी आप कह रहे थे कि इस मखाने में वजन नहीं है, और जब आप हाथ पे लेके खड़े हो गए तो यही आपको समय के साथ साथ भारी लगने लगेगा। ऐसे ही ओवर थिंकिंग है। जब आप किसी विचार को, मैं नहीं कहता हूं नकारात्मक विचार, कोई भी विचार जब आप लंबे समय तक उसको धारण करते रहते हैं अपने मन में, तो वो बोझ बन जाता है, और जब बोझ बन जाता है तो वहीं से विकृति शुरू होती है। नकारात्मक विचार सकारात्मक बातों के ही आते हैं, क्योंकि आप उसकी तह में जाना चाहते हैं। आप इस परम ब्रह्म द्वारा बनाई गई सृष्टि के नियमों के विरुद्ध अपने आप को चलाना चाहते हैं। अब आप ऐसे ही समझिए कि जब कोई बालक तरुण अवस्था में होता है, कितना निर्भीक होता है। उसकी माँ उसको लाख रोकती है कि बेटा वहां मत जाना, ऐसा मत करना, वो आनंद से करता है। और आप उससे कुछ भी पूछेंगे तो पूरी निर्भीकता से जवाब देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो ओवर थिंकिंग नहीं करता है। वो इस सृष्टि की व्यवस्थाओं से केवल सामंजस्य बैठा करके जीता है। ओवर थिंकिंग के शिकार जनरली क्यों होते हैं लोग? क्योंकि 50% लोग अपने या तो भूत को सोचेंगे, और 50% लोग ऐसे हैं जो भविष्य की सोचेंगे। आधे से ज्यादा व्यक्ति अपनी ऊर्जा भूतकाल के सोचने में बताया था, हाय राम ऐसा न करता तो वैसा होता, ऐसा न करता तो वैसा होता, या फिर भविष्य में ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा करूं, ऐसा हो जाए तो मैं वैसा करूं। इस पूरी उपापोह में वो उसको जो स्वर्णिम काल मिला है, यानी कि उसका वर्तमान, उसको खो देता है। हम यहां बैठे हैं, बैठ करके इतने सुंदर स्वस्थ वातावरण में बातचीत कर रहे हैं। हम यहां ना रहें और हम बात करें कि मेरा ऐसा समय पहले था और ऐसा समय आगे होगा, मैं ये होऊंगा, मैं वो होऊंगा। तो इसके कारण आदमी के मन में विकृति आती है, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा पिछली चीजों को सोचता है या भविष्य की उपापोह में रहता है। जैसे मनुष्य के जीवन को मैं अगर प्रकृति से लूं तो मनुष्य का जीवन एक प्रवाह है। जैसे नदी का प्रवाह है, उस प्रवाह में से आप एक जल को कहीं रख दो, वो सड़ जाए। तो जीवन का जो वैचारिक प्रवाह है, जब जब आप उसको अवरुद्ध करेंगे तब तब आपके मन में मलिनता आएगी। इसलिए मेडिकल साइंस में उसे क्या कहते हैं, ओवर थिंकर डिप्रेशन में जाता है, एंजाइटी होती है, ये होता, सब होगा। क्योंकि जब आपने अपने आप को वैचारिक रूप से स्थिर कर लिया,
तो वो आपके अंदर, चाहे आपने अच्छा ही सोचा है, लेकिन उसकी विकृति धीरे धीरे धीरे, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, पहले वो चीज मन पे आती है, मन के बाद भावना पे आती है। तो एक तरीके से मैं इसको मानसिक दुर्बलता के साथ साथ भावनात्मक रूप से विपन्नता की श्रेणी में लेता हूं। आदमी भावनात्मक रूप से भी गरीब हो जाता है ओवर थिंकिंग। तो भूतकाल के बारे में सोच के, पास्ट के बारे में सोच के हम डिसअपॉइंट होते हैं, और भविष्य के बारे में सोच के हम एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठ जाते हैं। इसी चक्रव्यूह में हम फंसते चले जाते हैं और उससे बाहर ही नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि हम ओवर थिंकिंग कर रहे थे। इससे अच्छा है कि खाओ पियो ऐश करो, वर्तमान को एंजॉय करो। अब प्रमोद जी, एक प्रश्न मन में आता है कि इतनी बड़ी विकराल ये समस्या है, इससे बचे कैसे? क्योंकि आपने बोला ये हर वर्ग को होती है। इससे बचने का सर्वोत्तम जो साधन है, जब से आदमी होश संभालता है, वो है आध्यात्म की धर्मधुरा को पकड़ लेना। कैसे? आदमी निर्भीक हो जाता है। जो व्यक्ति निर्भीक होगा वो ओवर थिंकिंग से दूर रहेगा। दूसरा, अपने आप को व्यस्त रखना। आपने अपने जीवन में जो जो भी लक्ष्य रखे हैं, उनके प्रति आप पूरे मनोयोग से आप लगे रहें। इसलिए क्योंकि जब जब आपने स्पेस दिया, जब जब ओवर थिंकिंग होगी, आप अपने मन को खाली मत छोड़िए, उसको फ्री मत छोड़िए, एंगेज रखिए और अच्छे कामों में एंगेज रखिए, तो आपको ध्यान आएगा कि आपको ओवर थिंकिंग होगी नहीं। अब आप सोच के देखिए कि एक फौजी कभी ओवर थिंकिंग नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? वो पूरा टाइम एंगेज रहता है। अब वो क्या कारण है कि लड़ाई के मोर्चे पर उसका कमांडर उसको एक फाइनल स्पीच देता है और फौजी दुश्मन की गोली का सामना करने के लिए भी अपनी छाती अड़ा देता है, क्योंकि उसके अंदर निर्भीकता आ गई। इसलिए जिस व्यक्ति के अंदर निर्भीकता होगी, जिसने अपने मन को सकारात्मक चीजों में लगाने का संकल्प लिया है, उसको कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं होगी, क्योंकि उसने वर्तमान में जीना सीख लिया है। भविष्य के प्रति अपने आप को संकल्पित करके अपने आप को झोंक दिया है। उसके पास ओवर थिंकिंग क्या, नॉर्मल थिंकिंग करने का भी जो है टाइम नहीं है। वो लगा हुआ है बेधुन। इसलिए ओवर थिंकिंग वही करते हैं जिनको जीवन में उत्साह नहीं होता। जिनको जीवन में उत्साह है उन्हीं को निर्भीकता है, और जिनको निर्भीकता है वो अपने लक्ष्य के प्रति इतने उदात्त होते हैं, इतने सजग होते हैं, इतने मेहनती परिश्रमी होते हैं कि उनको समय नहीं है इसके लिए। तो इसलिए इन सब के पीछे यदि कोई स्रोत है तो वो आध्यात्म बल है, क्योंकि आध्यात्म बल आत्मिक ऊर्जा को संपोषित करता है। जब जब आप अपनी आत्मिक ऊर्जा के बल पे जीना चाहेंगे, तब तक आपको कोई भी डिप्रेशन, कोई भी ओवर थिंकिंग आपके आसपास नहीं है। और जैसे कि हमारे पिछले पॉडकास्ट में भी बात हुई, इन्हीं सबसे लक्ष्य निर्धारण करने में भी हमें आसानी होती है। और जैसे आपने भी बोला, जिस इंसान का लक्ष्य निर्धारित है फिर उसे ओवर थिंकिंग होगी नहीं, क्योंकि वो तो व्यस्त रहेगा, स्वाभाविक है व्यस्त रहेगा। मगर ओवर थिंकिंग करने से बचना है अगर, तो ऐसे क्या कोई टूल्स भी हैं? जैसे आपने पिछली बार भी हमें कुछ टूल्स दिए थे, तो क्या ऐसे कोई टूल्स भी हैं जिससे हम ओवर थिंकिंग करने से बच सकते हैं? कि अगर कुछ भी मन में आए, हमें लगे कि अब तो हम ज़्यादा सोच रहे हैं, तभी क्या खुद को स्टॉप बोलें या किसी और चीज़ में व्यस्त हो जाएं, या ऐसा क्या करें कि इन चीज़ों से हम बचें, हमारा यूथ स्पेशली? ओवर थिंकिंग से बचने का
जितना ओवर थिंकिंग से बचने की बात आप कह रही हैं, उससे ज्यादा है ओवर थिंकिंग के लिए समय ही ना होना। सबसे पहला तो बचाव इसी में कि ओवर थिंकिंग के लिए आपके पास टाइम नहीं है। दूसरी बात, आपने अपनी क्षमता प्रतिभा से ज्यादा यदि जीवन में कुछ करने का सोचा है तो स्वाभाविक है आपको ओवर थिंकिंग होगी। ओवर थिंकिंग एक तरीके से पौरुषहीनता की भी निशानी है। जो लोग कर्म करना नहीं चाहते, वो केवल सोचने की शक्ति के आधार पर ही पूरी सृष्टि को अपने उसमें कर लेना चाहते हैं। जो कर्म से विमुख प्राणी है वो ओवर थिंकिंग करेगा। जो कर्मशील व्यक्ति है, जो परिश्रमी है, जो अपने पौरुष के बल पर इस सृष्टि में कुछ जीतना चाहता है, कुछ करना चाहता है, कुछ सफलता चाहता है, वो कभी भी ओवर थिंकिंग को नजदीक भी नहीं आने देगा। उसके पास समय ही नहीं है। ओवर थिंक, उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा, उसकी आत्मिक ऊर्जा इतनी बलवती हो जाती है कि उसके पास कभी भी ओवर थिंकिंग आ नहीं सकती। तीसरा सबसे प्रमुख कारण ओवर थिंकिंग का है आपकी संगति। आप जैसी संगति में बैठेंगे वैसे ही आपके विचार आएंगे। ठीक है, तो इसलिए ओवर थिंकिंग से बचना है तो संगति को भी आप ठीक रखिए। जैसे केकई के पास यदि मंथरा ना होती तो वो कभी भी ये सोच नहीं पाती कि हाय राम, अगर ये राम बन गए राजा तो मेरे बेटे का क्या होगा, राज्य का क्या होगा, राज्य करने के बाद अगर राम राज्य करेंगे, मेरा बेटा राजा नहीं होगा तो हे भगवान मेरी अवस्था क्या होगी, मुझे तो बिल्कुल ऐसे रख दिया जाएगा। तो उनके अंदर जो ओवर थिंकिंग आई, जो आगे के लेकर के वो इतनी सशंकित हुई, उसका बहुत बड़ा कारण था वो ऐसी संगति में थी। तो आप गलत संगति से बचें। आप ऐसे दोस्तों से बचें जो शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, जो लोग ऐसे हैं जो जीवन में आपको क्या कहते हैं, ख्याली पुलाव बनाते हैं। ऐसे लोगों से आप दूर रखें। अपनी संगति ऐसे लोगों से भी दूर रखें जो पथभ्रष्ट करते हैं, जो नशे की बात करते हैं, जो व्यभिचार की बात करते हैं, जो कुमार्ग पे चलते हैं। ऐसे लोगों से आप बचें। ये 3 प्रमुख कारण हैं कि आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। तो ये तो आपने यूथ को तो बहुत अच्छा मैसेज दिया, मगर एक मेरे मन में प्रश्न उठता है, हालांकि 2 उठ रहे हैं, मगर पहला मेरा प्रश्न है कि यूथ का तो मैसेज दिया, क्या महिलाएं, मुख्यतः हाउसवाइफ्स, वो कैसे बचें ओवर थिंकिंग से? देखिए, ओवर थिंकिंग में महिलाओं के दोनों पक्ष हैं। महिला की निर्भीकता के कारण ही घर चलते थे। बदलते परिवेश में महिला के ऊपर एक बड़ा मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। क्या? कि वो वर्किंग हो, वो अपने कैरियर के लिए सोचे। जब वो कैरियर के लिए सोचे तो आप सोचिए कि घर बिगड़ रहे हैं। जो हमारे समाज की सबसे मूल संस्था थी, प्रमुख संस्था थी, परिवार, वो परिवार टूट रहे हैं। मैं महिलाओं के वर्किंग कल्चर का विरोधी नहीं हूं। मेरा इसमें सिर्फ इतना कहना है कि उस मनोभाव के कारण महिला को बाकी समाज से तारतम्य बनाने में उसके पास इंफॉर्मेशन आ रही है अनेकों माध्यमों से। उस घर की महिला को भी समाज में अपने आप को एक्सपोजर के लिए, अपने आप को संस्थापित करने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए समाज में उसको बहुत सारे व्यवहारिक दबावों से गुजरना पड़ रहा है। इसके कारण महिलाएं आज ओवर थिंकिंग का शिकार भी हो रही हैं। और बहुत सारी महिलाएं जो घर में रहते हुए कुछ नहीं कर रही हैं, उनको ऐसा लगता है वो कुछ नहीं कर रही हैं। असल में महिला इस परिवार की, महिला इस समाज की
महिला इस संपूर्ण व्यवस्था की धुरी है। तो हमारे यहाँ तो महिला शक्ति का पुंज है। महिला की शक्ति के कारण ही परिवार में निर्णय होते थे। नाम के लिए परिवार का मुखिया जो है निर्णय करता था, लेकिन उसकी धुरी महिला ही होती थी। तो आप सोचिए कि महिला के अंदर कितनी निर्भीकता होगी, कितनी सृजनशीलता होगी। तो महिला आज डिप्रेशन का कारण, जो अभी आपका जो प्रश्न है वो उसका यही है कि उसको समाज में उस तरह के एक्सपोजर की अपेक्षा है। जैसे पुरुष की मैं बात करता हूं, वैसे महिलाओं में भी जो महिला व्यसनों में जा रही हैं, आज महिलाएं एकाकी जीवन जीने की ओर बढ़ रही हैं, महिलाएं अपने आप को स्थापित करने के लिए किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह की महिलाओं के मन में नकारात्मकता, ओवर थिंकिंग बेसिकली करता है आदमी कंपैरिजन के कारण। उसका ऐसा हो रहा है, देखिए वो तो, उसकी ऐसी नौकरी लग गई, उसका तो ऐसा पति है, उसके घर तो इतना पैसा है। तो महिला चूंकि घर और बाहर दोनों के बीच में आज अपने आप को बहुत ही संघर्ष में अवस्था में है, तो ओवर थिंकिंग के कारण महिलाएं बहुत अब व्यवहारिक दबाव में है। मुझे लगता है कि महिलाओं के अपने मूल स्वरूप में जब वो आने लगेंगी तो उनकी जो निर्णय क्षमता है उसका उद्भव होगा। मेरा भी ऐसा मानना है, मैं खुद भी एक महिला हूँ, कि अगर महिलाएं आज काम कर रही हैं, हाउसवाइफ होना भी एक काम है, आप होम मेकर हैं, मगर लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। तो जया किशोरी जी तो आज बहुत फेमस हैं, तो उन्हीं का एक कोट है, उन्होंने ही एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी मुझे, मैंने बस हाल ही में सुनी, कि सब चाहते हैं कि कामकाजी बहू आए, सब चाहते हैं कि कामकाजी बहू आए और जॉब करे, सब करे, मगर हम तुम्हें पढ़ने दे रहे हैं और फिर घर आके खाना भी बनाना पड़ेगा, उसको रेस्ट नहीं मिलेगा। होम मेकर भी है और कामकाजी भी है, जॉब भी है। अगर इसी में थोड़ा साथ मिल जाए, इसमें आती है जॉइंट फैमिली की इम्पोर्टेंस जी, वो भी हेल्प कर देते हैं। तो बाकी ये मेरा अपनी सोच है मेरी, शायद मैं गलत हूँ। तो अगर साथ मिले लोगों का तो ओवरथिंकिंग शायद कम होती है, सकारात्मक सोच बढ़ती है। बिल्कुल। इसको मैं दूसरी दृष्टि से मैं बात करूं तो इसमें महिला पुरुष को आप छोड़ दीजिए, महिला पुरुष के लिंग भेद को छोड़ते हुए आप जाएंगे तो हर परिस्थिति में, हर व्यवस्था में टीम वर्क, किसी भी व्यवस्था का आपस में तारतम्य होना, भावनात्मक जुड़ाव होना, ये हमेशा सफलता का मूल कारण है। जब आपको सफल होना है तो आपको अपने परिवार में भावनात्मक और व्यवहारिक दोनों अवस्था में आपको तारतम्य बनाना पड़ेगा। तो कई बार मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है, मैं घर में जाती हूँ, घर में भी करना पड़ता है, बाहर भी करना पड़ता है, वो ये नहीं करते, वो ये नहीं करते, वो सब करते हैं, आपको करवाना आना चाहिए। ऐसे ही पुरुषों का भी मेरा ये कहना है कि पुरुष भी जब तक महिला के पीछे खड़ा नहीं होगा तो उसकी प्रतिभा का भी लाभ इस समाज को नहीं मिलेगा। इसलिए पुरुषों को भी अपनी सोच बिल्कुल बदलनी चाहिए। हम सब लोग चाहे परिवार के हों, समाज के हों, हम एक यूनिट हैं और आपस में यदि हम मिल जाते हैं तो कहते हैं ना, छोटा सा एक अणु, माइक्रो, और अणु मिलके परमाणु बन जाता है। तो ये परिवार अपने आप में बहुत सुंदर व्यवस्था है। इसको बनाने के लिए परिवार के हर सदस्य का अपना महत्व है। इसलिए इसको महिला पुरुष से ऊपर उठ करके आपसी सामंजस्य के बारे में हमको ये बात करनी पड़ेगी। प्रमोद जी, आपकी बातें सुनकर ऐसा मालूम होता है कि आपने कितना कुछ देखा है, आपका कितना विशाल अनुभव रहा है चीज़ों को लेकर।
तो आप भी कभी, ये अनुभव हमेशा तो नहीं था, वक्त के साथ हुआ है, तो आप क्या ओवरथिंक करते थे, करते हैं, कैसे बचे आप इससे? आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? देखिए, मेरा बचपन, कह लीजिए मेरा जो बचपन रहा वो ननिहाल में बीता। आप ये सोच के चलिए कि जब कोई बच्चा ननिहाल में रहता है तो उससे अपने घर से ज्यादा सतर्क रहना होता है, क्योंकि अपनी माँ के पास कोई बच्चा रहता है तो वो नखरा कर सकता है। आप ननिहाल में नखरा नहीं कर सकते। आपके नखरे को कौन सहेगा? नानी, हद से हद, और तो कोई नहीं सहेगा। उसके बाद जब मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली में आया तो माता पिता गांव चले गए। यहां पर भी मेरा जीवन अकेले में बीता। ऐसे समय में जब बच्चा विद्यालयीन जीवन होता है, कॉलेज लाइफ में होता है, तो वो इतने बड़े महानगर में यदि रह रहा है, या किसी भी, आज तो इंटरनेट का जमाना है तो ग्लोबली लोग इतने कनेक्ट हैं कि अब कोई शहर और गांव जैसा मुद्दा नहीं रहा है। तो इस पूरे खुले आसमान में किसको आगे बढ़ने की चाह नहीं होती? हमको भी थी। तो स्वाभाविक है ओवर थिंकिंग हमने बहुत, हमारा एक स्वभाव था, बहुत, उसको एक हमारे दुर्गुण कहेंगे कि वो आता था। हम बहुत सोचते थे, लेकिन जीवन में जैसे जैसे झटके लगते गए, जैसे जैसे लोगों के हम व्यवहार में आते रहे और लोग अपने स्वार्थ सिद्ध करके अपने अपने रास्ते पे जाते रहे, तो हमको इस पूरे समाज जीवन में, देखिए हमने बहुत इन सब चीजों को शास्त्र में, वेद में, इन सब में बहुत पढ़ा नहीं है। हमने जो पढ़ा है वो अनुभव से पढ़ा है। इसलिए हम जब जीवन में डिप्रेशन में आए तो हम विपश्यना का भी सहारा लिया, हमने योग का भी सहारा लिया, और अपनी भावनाओं को कैसे आत्म केंद्रित करें। जब हमको दुनिया से टक्कर लगनी शुरू हुई, तब हमने अपने आप पर केंद्रित ध्यान किया। तब से ही हमको ये लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ आप ही कर लोगे, ऐसा नहीं है। इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला कोई है। आप देखिए कि साइंस जहां खत्म होता है वहां से ईश्वरीय सत्ता प्रारंभ होती है। आप किसी भी अस्पताल में जाइए, डॉक्टर लास्ट में ये कह देगा जी अब हमारा खत्म है, अब ईश्वर से, प्रभु से प्रार्थना करिए। यानी कि मेडिकल साइंस हो या किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, वो ईश्वरीय सत्ता को मानती है। तो जब जब आप ईश्वर को अपने आप को हवाले कर दोगे, आप वर्तमान में जीना सीख जाओगे। और जब आप वर्तमान में जियोगे, तब आपके मन का भय वो अपने आप निकल जाएगा। और जब आप निर्भीक हो जाओगे तो आपको कोई चुनौती नहीं लगेगी। तो निर्भीकता लाता है ईश्वरीय शक्तियों से जुड़ना। तो ईश्वरीय सत्ता से जब जब जुड़ेंगे तब आपको, अन्यथा 2 मिनट लगती है। अभी हम, हे भगवान, हम इस स्टूडियो से बाहर जाएंगे तो हमारे को कुत्ता ना खा जाए, हमारा पैर ना मुड़ जाए, आगे हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। हमको अपने आप को निर्भीकता से छोड़ना पड़ेगा। जब जब हम छोड़ेंगे तब तक ईश्वर हमारे साथ एकदम मेरुदंड की तरह खड़े रहेंगे। जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही प्रमोद जी। जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, आपने अपना अनुभव हमें बताया, बहुत सुंदर अनुभव। तो जैसे आपने अपना अनुभव बताया तो उसमें आपने कहा डिप्रेशन का शिकार, या आपने मेडिकल साइंसेस की बात की। हेल्थ की हम बात करें तो हमारी फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो या इमोशनल हेल्थ हो, ओवर थिंकिंग का इन सब चीज़ों पे क्या असर पड़ता है? ओवर थिंकिंग का आपके शरीर पे बहुत गहरा असर पड़ता है। जब जब आप
विचार शून्यता में जाते हैं, जब जब आप अपने आप को ओवर थिंकिंग में जाते हैं, तो आप देखिए कि आपको पेट का रोग होने लगेगा, आपको भय लगने लगेगा, मानसिक अवसाद होगा, आप हृदय रोगी भी हो सकते हैं, आपको सामाजिक रूप से भी आप तिरस्कृत हो सकते हैं। तो ऐसे अनेकों कारण हैं जो आपके शरीर पर, आपके सामाजिक व्यवहार पर पड़ते हैं आपकी ओवर थिंकिंग के कारण। आपके अंदर कुरूपता भी आती है, वो आपको दिखेगी नहीं, लेकिन जो ओवर थिंकर होगा आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से पहचान जाएंगे कि वो अलग अलग बैठा है, अलग अलग सोच रहा है। और एक उसका अलग पहलू ये भी है कि जब आप ओवर थिंकर के पास मिलेंगे तो वो, उसकी एनर्जी इतनी डाउन होगी। जैसे कभी कभी होता है ना, कोई इस कक्ष में आया या हम किसी से मिलने गए तो वहां इतना नकारात्मक वातावरण है कि आपको पता लग जाएगा कि कोई है जो नेगेटिव एनर्जी के साथ है। तो ओवर थिंकर बेसिकली नेगेटिव एनर्जी का सोर्स होता है, नेगेटिव एनर्जी से भरा होता है। तो वो उसके शरीर पर, उसके मन पर, उसके व्यवहार पर, उसके स्वभाव पर, हर चीज पर इसका असर पड़ता है। अध्यात्म के बारे में आपने बताया, ओवर थिंकिंग और अध्यात्म का जो रिलेशन है। आपने एक और बात का जिक्र किया जो था योग, जिसका आपने भी सहारा लिया। क्या योग करने से ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं, ध्यान लगाने से या योगा करने से? हाँ, स्वाभाविक है। आप जाइए, जो लोग जिम करते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग शारीरिक श्रम करते हैं, किसान को ले लीजिए या किसी रेसलर को ले लीजिए या किसी योगाचार्य को ले लीजिए, उन्होंने अपने शरीर के अंदर, पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, तो इसमें ऊर्जा है। इस ऊर्जा को जब जब आप परिश्रम में बिताएंगे, कुछ श्रम करेंगे, तो आप मानसिक रूप से सबल होंगे। और जब आप मानसिक रूप से सबल होंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना और क्या नहीं करना। आपको निर्णय करने की क्षमता विकसित हो जाएगी, तो आपके अंदर मलिनता का विचार आएगा नहीं, जिसको आप नेगेटिविटी कह रहे हैं। नेगेटिविटी का मतलब है आपके अंदर आने वाले मलिन विचार। तो आप शारीरिक रूप से पुष्ट होंगे तो निश्चित है कि आप मानसिक रूप से पुष्ट होंगे। जब मानसिक रूप से पुष्ट होंगे तो आपका विवेक जागृत होगा, आपके निर्णय करने की क्षमता, आपके काम करने की क्षमता, हर चीज पे उसका सकारात्मक प्रभाव आप देखेंगे। और जब ऐसा होगा तो अध्यात्म की ओर तो हम खुद ही चले जाएंगे। आध्यात्मिक रूप से पुष्ट जो व्यक्ति होगा वही ये सब कर पाएगा। अदरवाइज ये मेटेरियलिस्टिक जो दुनिया है, इसमें तो आप हर शाम को आप देखिए कि उसकी एनर्जी डाउन है, क्योंकि उसकी ऊर्जा तत्कालिक सफलता लेना चाहती है। आज ये, आज वो, आज कैसे नहीं हुआ तो डाउन हो गए, तुरंत अप हो गए, फिर डाउन हो गए। आजकल देखा ना आपने, बाजार में एनर्जी ड्रिंक आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। इंस्टेंट एनर्जी आपके ब्लड सर्कुलेशन में फास्ट करके आपको ऊर्जावान बना सकती है। बहुत सारे लोग दवाई भी लेते हैं, क्या है उसका अंत देखा है? आपको यदि ऊर्जावान रहना है तो सबसे पहला है विचार की पुष्टता। इसका एक बहुत साधारण सा उदाहरण बता देता हूं। आप किसी बीमारी के भय से ग्रसित हैं, आपको लग रहा है कि मेरे पेट में दर्द हुआ और मेरे पेट में कोई रसौली हो सकती है। पेट में दर्द हुआ है तो हो सकता है हमको कोई और बड़ा रोग हो जाए। सपोज आपको दांत का ही दर्द है, दांत का दर्द हुआ, सिर में दर्द होने लगा, फिर आपको गफलत होने लगी। अब आपने एक छोटी सी मर्ज को लेकर के अपने दिमाग में एक आभा मंडल बनाया कि हे भगवान, पता नहीं क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। आप 2 दिन सोचते रहे, ठीक है। तीसरे दिन आपको किसी सज्जन ने, किसी मित्र ने सजेस्ट किया डॉक्टर के पास जाके दिखा लो, उसमें क्या है। डॉक्टर के पास गए,
डॉक्टर के पास अंदर जाओगे तो डॉक्टर देखेगा आपका दांत का, वो 2 मिनट में आजकल एक्सरे कर लेते हैं, देखा कुछ नहीं है इसमें, तो हल्का सा नीचे वो पस जम गया है, इसको अभी मैं निकाल देता हूँ या दवाई लगा देता हूँ, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ये छोटा सा पस है जी आपके, और कुछ नहीं है, इस दाढ़ को निकाल देते हैं, इतनी सी एक बात है। अभी उसका पस नहीं निकला, उसकी दाढ़ नहीं निकली, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, केवल डॉक्टर ने कहा है, 1 सेकंड में उसका दुख काफूर हो गया। आपका शरीर वही, आपका मन वही, आप वही, बस डॉक्टर ने कह भर दिया और आपका दुख दूर हो गया। तो आप सोचिए कि मानसिक अवस्था के कारण, उसकी दुर्बलता के कारण आप कितने 2 दिन से कितने भय में थे। तो जब जब आप अपने आप को मानसिक रूप से दुर्बल मानेंगे, जब जब आपकी ऊर्जा का आपके अंदर स्रोत घटेगा, तब तब आप वैचारिक शून्यता की ओर जाएंगे और ओवर थिंकिंग के शिकार होंगे। इसलिए सतत ऊर्जावान रहना, इसलिए मेरा कहना है कि देखिए, विचार तो विचार है, सोच तो सोच है। हर चीज के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं। ऐसे सोच के अच्छी आदत, बुरी आदत, अच्छी सोच, बुरी सोच। तो कोई भी चीज आपको अच्छी होगी तो वो आपको सकारात्मक तरफ ले जाएगी, बुरी होगी तो बुरे की तरफ ले जाएगी। प्रमोद जी, ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आध्यात्मिक रूप से कैसे लोग पुष्ट हों, इस बात पर आपका क्या संदेश है? देखिए, ओवर थिंकर कह लें या सामान्य जीवन कह लें, जिस व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक पुष्टता है, जो ईश्वरीय सत्ता को मानते हैं और उसके प्रति एक भावनात्मक अपना लगाव रखते हैं, ये निश्चित मानिए कि उसके पास ओवर थिंकिंग नहीं आएगी। वो जीवन में सर्व सामान्य लोगों से अग्रणी रहेगा। वो जिस किसी भी काम में अपने आप को लगाएगा, उसमें सफलता की ओर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर निर्भीकता भी है, उसके अंदर अपने आप को ईश्वरीय सत्ता के साथ तारतम्य में बैठाने के कारण वो संतुष्ट भी है। तो जो संतुष्ट होगा, निर्भीक होगा, लक्ष्य के प्रति संकल्पबद्ध होगा, मुझे लगता है कि उसके जीवन में उसको किसी भी प्रकार की ओवर थिंकिंग भी नहीं होगी, न डिप्रेशन होगा, न झुंझलाहट आएगी, और न वो किसी से ईर्ष्या करेगा। तो ओवर थिंकिंग, तो मैं यही कहूँगा कि वो आध्यात्मिक ताकत ही उसको ओवर थिंकिंग से दूर कर सकती है, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में वो कैसे व्यवहार करे, उसके लिए भी अध्यात्म ही एक सहारा है। तो आध्यात्मिक ताकत, आध्यात्म का सहारा लेके आप अपना लक्ष्य भी निर्धारित करेंगे। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो आप बिजी रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। आप व्यस्त रहेंगे तो आपको भूतकाल की डिसअपॉइंटमेंट्स और भविष्य काल की एक्सपेक्टेशंस का समय मिलेगा नहीं। और इसीलिए ही वर्तमान, जिसको हम इंग्लिश में प्रेजेंट कहते हैं, दैट योर प्रेजेंट इज अ गिफ्ट, वर्तमान एक तोहफा है, उसको आप इंजॉय कर सकेंगे, उसका आनंद उठा सकेंगे, और जीवन की जो सीढ़ियां हैं, जो सक्सेस की जो स्टेयर्स हैं, उस पर तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। सक्सेस अपने मन का, अपने तन का, अपनी प्रोफेशनल लाइफ का और अपनी पर्सनल लाइफ का। इसीलिए इन सब चीज़ों से इंस्पायर हुई और ओवर थिंकिंग से बचिए। थैंक यू प्रमोद जी, धन्यवाद। आपने हमें इतने सारे टूल्स बताए। हमारे व्यूअर्स की पिछले पॉडकास्ट से भी बहुत मदद हुई थी, और आई एम श्योर कि आज के पॉडकास्ट से भी बहुत मदद हुई होगी, बहुत हेल्प हुई होगी। और हमारा यूथ के लिए तो आप एक आइकॉन हैं, नो डाउट। और उसी के लिए अध्यात्म से आप हमारे यूथ को जोड़ रहे हैं, पॉजिटिविटी से हमारे यूथ को जोड़ रहे हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।